हेलो फ्रेंड, वेलकम टू साथिया एकेडमी। लेट्स क्रैक द ड्रीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड घोस्ट बम बम सिंह, जो कि मैं आज आप लोग के साथ क्लास लेके आया हूं साथिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे इंडियन पॉलिटी थ्योरी का, जिसमें कि दोस्तों आज का क्लास में हम लोग जानेंगे इंडियन पॉलिटी का जो सबसे पहला टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लोग जानेंगे इसका उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना आखिर क्यों लिया गया और इसका परिभाषा जो है हमारे कुछ लेखकों के द्वारा क्या क्या दिया गया है। दोस्तों, इसके बारे में जो हम लोग जानेंगे और इसका उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना लाने का जो हमारे संविधान में है क्या उद्देश्य था, इसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर कर लेना चाहता हूँ दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों मैं बहुत जल्द टिचमिट पे मैं खुद का क्लास लाने वाला हूँ साथिया एकेडमी की तरफ से, जो कि हर एक सब्जेक्ट का क्लास होगा दोस्तों, जिसमें कि आप लोग जाके टिचमिट ऐप्स आप लोग अपना प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें और वहाँ पे साथिया एकेडमी डॉट टिचमिट डॉट इन सर्च करें और हमारे क्लास को सब्सक्राइब करें, जिसमें कि दोस्तों आने वाले क्लास की सारी जानकारियाँ आपको मिलते रहेगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, साथिया एकेडमी यूट्यूब चैनल जिस पे मैं अभी आपका क्लास ले रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल साथिया एकेडमी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, साथिया एकेडमी नाम से आपका टेलीग्राम पे एक ग्रुप भी है दोस्तों, जहाँ पे कि यहाँ पे जो क्लास होगी इसका क्विज़ जो है कि शाम में आपको इस ग्रुप में आपको क्विज भी मिल जाएगा, जिससे कि दोस्तों यहाँ पे आपका थ्योरी होगा और वहाँ पे आपका क्विज होगा, जिससे कि आप लोग भी सही तरीके से जो दिन में पढ़ेंगे उसका क्विज आप रात में दे दीजिएगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर लिए होंगे। अगर अभी नहीं किए होंगे, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, साथिया एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करें और इस पर अपना क्विज का भी आनंद लें। तो दोस्तों, ना देरी करते हुए आज हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आप लोग के साथ ये भी कह देना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है, ये जो मैं आपका जो नोट्स तैयार किया हूँ दोस्तों, ये एनसीईआरटी बेस पे है, जो कि आप लोग के लिए आने वाले सारे एग्ज़ाम में आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, जो कि हमारे साथिया एकेडमी की तरफ से आपको ये क्लास प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ना देरी करते हुए मैं आपको आज क्लास की तरफ लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रस्तावना की परिभाषा, मतलब कि द डिफिनेशन ऑफ द प्लेम्बर्स। प्लेम्बर्स का जो परिभाषा कुछ हमारे लेखकों के द्वारा दिया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें कि पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे आपके कि जो आपका यहाँ पे है संविधान की राजनीतिक कुंडली, जो कि हमारे के एम मुंशी के द्वारा कहा गया है। उसके बाद दोस्तों फिर संविधान की आत्मा, जो कि हमारे ठाकुर दास भड़गांव के द्वारा कहा गया है कि द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि प्रस्तावना जो है आपका संविधान की एक आत्मा है, जो कि हमारे ठाकुर दास जी ने बोले हैं। और उसके बाद फिर आपका जो संविधान का एक परिचय पत्र है, जो कि आपका जो है कि आपका NA पालकी वाला ने कहा है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक परिचय है, और संविधान की कुंजी जो है वो आपका जो है अनसेट बेकर जी ने कहे हैं कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं इसके बारे में, सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे संविधान और प्रस्तावना का जो है दर्शन और उद्देश्य, किस उद्देश्य से संविधान को बना गया और संविधान में प्रस्तावना को डालने का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि संविधान का अगर देखिए बात करते हैं हम लोग, देखिए एक वैधानिक पवित्रता प्राप्त करती है। उसके बाद फिर यह राज्य व्यवस्था के आधारभूत ढांचे को परिचित करवाता है, जिससे कि के अधीन जनता शासित होती है। और इसका दूसरा अगर पॉइंट देखते हैं तो शासन की रूपरेखा व प्रधान कार्यों को निर्धारण करती है। और अगर हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं तो वो है दोस्तों आपका राष्ट्रीय एवं मौलिक विधि, जो जनता के विश्वास व आकांक्षाओं को प्रकट करती है। तो दोस्तों, ये था इनका मेन पॉइंट, जो कि आप यहाँ पे एक बार अपना नोट्स बुक में आप ज़रूर इसे नोट्स कर लीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी मैं आपका नोट्स यहाँ पे बना दिया हूँ, एक बार आप इसे देख लेना। तो दोस्तों, उसके बाद अगर उद्देश्य को जानने के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो आप देखते हैं प्रस्तावना का स्रोत, मतलब हमारे संविधान में जो प्रस्तावना को ऐड किया गया, जोड़ा गया, उसका स्रोत क्या था उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि संविधान सभा में प्रस्तुत करते थे
जिसमें कि हम लोग यहाँ पे मेन देखते हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुति उद्देश्य प्रस्तावना किया गया था, जिसकी की प्रस्तुति दोस्तों जिसको प्रेजेंटेड जो किया गया था वो आपका 13 दिसंबर 1946 में किया गया था, और इसे जो एडोप्ट जो किया गया था वो आपका 26 जनवरी 1947 में इसको एडोप्ट किया गया था। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, आगे में हम लोग देखते हैं उद्देश्य। सबसे पहले प्रस्तावना का क्या उद्देश्य था उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों देख रहे हैं पहला जो लाइन मैं आपको दिया हूँ, भारत एक संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य के रूप में उद्घोषित है और सभी शक्तियों और प्रतिकार जनता के ग्रहण किए जाएंगे, जो कि इसमें दिया गया। उसके बाद दोस्तों सबसे पहला हम लोग पॉइंट देखते हैं न्याय, जो कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक होगा। समानता जो है कि हर किसी में समानता विधि के समक्ष रहेगा कि प्रतिष्ठा और सबको बराबर अवसर दिया जाएगा, कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं कि ये हम लोग देख लेंगे कि इसके लिए मतलब कुछ अलग नियम हो, उसके लिए कुछ अलग हो, कोई एमपी है तो उसके लिए कुछ अलग उसको अवसर ये चीज़ के लिए, और कुछ कोई छोटा मोटा मिडिल क्लास फैमिली या लो क्लास फैमिलीज हो तो उसके लिए अलग, ये नहीं, सबके लिए बराबर हो गए। और इसका स्वतंत्रता के विचार अभिव्यक्ति और विश्वास धर्म और उपासना की भी व्यवस्था रहेगा, जो कि हर किसी के लिए बराबर रहेगा। ऐसे लोकतांत्रिक संघ का गठन नियमों सरकार के द्वारा अंग रूप में कार्य करेंगे। अल्पसंख्यक पिछले आदिवासी क्षेत्र शोषित व पिछले वर्गों को पर्याप्त संरक्षण मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जो कि आपका नीचे में मैं दिया हूँ आपका सभ्य राष्ट्र की विधि और न्याय के अनुरूप गणतंत्र का क्षेत्रीय अखंड और प्रतिबद्धता रहेगा। विश्व में भारत उपयुक्त और सम्मानजनक स्थान सुरक्षित करना है और विश्व शांति और मानव कल्याण को सर्वांग का योगदान देगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे नीचे में नोट्स दे दिया हूँ, आप इसे देख लेना। और इसके बारे में अगर नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट है आपका दोस्तों प्रस्तावना और मसौदा समिति, फ्रेमवर्क्स एंड द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसके बारे में अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये जो है आपका 26 जनवरी 1947 में जो है आपका ये उद्देश्य था प्रस्तावना पास का। उसके बाद फिर 30 मई 1947 को प्रस्तावना का मसौदा BN राव के द्वारा किया गया। उसके बाद 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन हुआ था। उसके बाद 7 अक्टूबर 1947 का जो प्रस्तावना की प्रतिलिपि प्रस्तुत किया गया था और उद्देश्य प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य के स्थान पर स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य का उपयोग किया गया था। और सबसे बड़ी जो कि आपके समिति में भातृत्व को प्रस्तावना में सम्मानित किया गया, जो कि उद्देश्य प्रस्तावना में नहीं था। ये आपका जो कि मेन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग दोस्तों चलते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना, जो कि दोस्तों इसमें थोड़ा सा आप लोग को मे भी शायद दिखाई सही तरीके से ना दे क्योंकि PDF थोड़ा सा फट रहा है, तो भी शायद मैं कोशिश करूँगा क्योंकि मैं उस 10 PDF आपके लिए बनाया हूँ जो कि आप लोग को सही तरह से दिखे। तो इसमें हम लोग जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं हम भारत के लोग, ये सब है जिसमें कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले ये देखना चाह रहे हैं कि 42 जो है कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1973 में जो है कि आपका ये जोड़ा गया था। उसके बाद फिर आपका जो है जिसमें कि आपका जो है कि पहला जोड़ा गया था सोशलिस्ट, उसके बाद सेकुलर और उसके बाद फिर इंटीग्रिटी, ये था आपका। उसके बाद फिर अगर हम लोग नेक्स्ट तरफ दोस्तों अगर चलते हैं तो नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना की सामग्री। तो इसके बारे में अगर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों तो अब यहाँ पे आपका सबसे सही तरीका जो कि पहला में हम लोग देख रहे हैं कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का स्रोत है जो कि वी विद द पीपल ऑफ इंडिया है। उसके बाद सेकेंड में नेचर ऑफ द रिपब्लिक, जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए, सोशलिस्ट सेकुलर जो कि वो है। उसके तीसरे में हम लोग देख रहे हैं भारतीय गणराज्य के उद्देश्य, जिसमें कि आप हम लोग जो जस्टिस देख रहे हैं, लिबर्टी देख रहे हैं, इक्वलिटी देख रहे हैं और फ्रंटलिटी देख रहे हैं। उसके बाद चौथा में अंगीकृत करने की तिथि, जो कि आपका नीचे में आपका यहाँ पे है कि इतना कितना है आपका दोस्तों नवंबर 1949 में किया गया था। ये इस तरह से रहता है इसकी सामग्री, संविधान की प्रस्तावना की जो सामग्री। और नेचर ऑफ द इंडियन रिपब्लिक के बारे में अगर दोस्तों हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि भारतीय गणराज्य की प्रकृति के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं हमारे राजनीतिक समाज की प्रतिरूपी। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं CSE मेंस में दोस्तों GS पेपर सेकेंड में आपका 2016 में ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था, जो था क्वेश्चन आपका था कि प्रस्तावना के गणराज्य के साथ जुड़े सभी विशेषणों पर चर्चा कीजिए, क्या वे वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिरक्षित हैं, इसके बारे में आपका पूछा गया था। तो
तो अगर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें कि दोस्तों हम लोग देख लें वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट इन गिवन टू द आवर सब्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रस्तावना के उपयुक्त सब भारतीय लोग की इच्छा की संप्रभुता और संयुक्ता की घोषणा करते हैं। संविधान का आधार भारत के लोगों को प्रतिकृत करना था, जो कि हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे वो बोल रहे थे। वो कहे थे कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बी द रूट इन द पीपल एंड द डाइवर्सिटी ऑथोरिटी फ्रॉम द पीपल। मतलब कि इसका कहना दोस्तों ये था कि सभी समान वर्ग समान हो। और दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं तो नेचर ऑफ द इंडियन रिपब्लिक के बारे में, भारतीय गणराज्य प्रकृति के बारे में हम लोग देख रखते हैं। तो प्रभुत्व संपन्न क्या है, तो इसके बारे में अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं संप्रभुता का अर्थ है आपका, इसका जो अर्थ है कि भू क्षेत्र पर सर्वोच्च प्राधिकार शासन का पूर्ण अधिकार हो, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि आपका डिपेंडेंसी देखिए आप 18 जुलाई 1947 को, उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 को आपका ये अधिराज्य घोषित हुआ। तो हम लोग इसमें दोस्तों देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ प्रभुत्व संपन्न शब्द का यह दर्शाता है कि राज्य संविधान की सीमाओं के अनुरूप किसी भी विषय पर विधि निर्माण का कर सकता है। और अगर इसमें अगर हम लोग इसके बारे में अगर देखते सबसे पहले आता है आंतरिक और एक्सटर्नल, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल यानी बाहर के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो आप अगर हम लोग चलते हैं तब हमको यहाँ पे देख रहे हैं आपका दोस्तों कि ये आता है। और उसके बाद एक्सटर्नल की तरफ देख रहे हैं तो विदेशी क्षेत्र का पंजीकरण के लिए देखते हैं। और अगर स्टेट वाइज देखते हैं तो सबसे पहले आपका फिजिकली देखते हैं तो जनसंख्या और भूमि क्षेत्र, और उसके बाद फिर आपका पॉलिटिकली देखते हैं तो आपका सरकार और वहाँ पे संप्रभुता ये देखते हैं, ये आपका है इसमें। और फिर नेक्स्ट तरफ नेक्स्ट पीडीएफ में अगर हम चलते हैं नेचर ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, जिसमें कि हम लोग देखेंगे सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। समाजवादी के बारे में दोस्तों अगर चलते हैं, समाजवादी का मतलब हो गया लोकतांत्रिक समाज, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और उसके ऊपर नीचे चलते हैं कल्याणकारी राज्य, न्याय और अवधारणा, ये देखते हैं। जिसमें कि दोस्तों हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक समाज का ध्येय गरीबी हो गया, उपेक्षा हो गया, लुगनता व अवसर हो गया, असमानताओं को दूर करता है, मतलब गरीबी हो गया। उसके बाद फिर आपका ये नहीं कि किसी का मतलब ऊंच नीच का ये सब को दूर करता है, जो समाजवादी में हम लोग देखते हैं। जिसका कि मान्य अगर हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय जीबी पंत यूनिवर्सिटी के बाद 2000 में ये हुआ था। अगर हम लोग इसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं आपका तो राष्ट्रीयकरण, और उसके बाद फिर आपका देख रहे हैं हम लोग न्याय संहिता। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो आपका इंडियन सोशलिज्म जो है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि आपका एक मतलब कि नेशनलिज्म भी आता है, उसके बाद फिर तुष्टशिप भी आता है। तो वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका समझा दिया हूँ, एक बार आप इसे ज़रूर देख लेना। और दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं दोस्तों तो नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणराज्य पे, जिसमें कि हम लोग पंथ निरपेक्ष पे बात करते हैं, जो कि आपका है सेकुलर। तो इस पर अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वयं की कोई राज्य धर्म नहीं होगा, किंतु राज्य सभी धर्मों का व मतों की रक्षा करेगा। मतलब इसमें यह है कि पंथ निरपेक्ष में हम लोग ये कहते हैं मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ मेरा धर्म हिंदू है या फिर वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, ये ऐसा नहीं रहेगा। जिसमें कि दोस्तों हम ये भी देख लें अंतकालन और धर्म का अबौध रूप मानने की स्वतंत्रता रहेगा। सबसे पहले इसमें ये देखा जाए किसी को कोई भी कोई धर्म मान सकता है, ये नहीं कि यार मैं ये हूँ तुम मुझे नहीं, तुम्हें हिंदू ही होना पड़ेगा या तो फिर तुम्हें मुस्लिम होना पड़ेगा, तुमको ये धर्म अपनाना होगा, ये कोई भी इसमें कोई फोर्स आपको नहीं पड़ेगा। और धार्मिक कार्यों में सबके मतलब जो भी होगा कोई या फिर दशहरा हो रहा है या फिर ईद हो रहा है तो इसमें मतलब सबको स्वतंत्रता है अपना अपना पूजा करने का। ये नहीं कि मतलब कि नहीं यार यहाँ पे है तो यहाँ पे सिर्फ दशहरा होगा, हिंदू यहाँ हमारे इस इलाके में सिर्फ हिंदू है तो मतलब सिर्फ यहाँ पे दशहरा होगा, दीपावली होगा, होली हम लोग खेल सकते हैं। और मुस्लिम भाई के लिए रोक लग जाए कि नहीं यार ये नहीं होगा, तुम लोग ईद नहीं मनाओगे, ये तो या फिर नमाज नहीं पढ़ोगे, तो ये सब चीज़ इसमें ये सब चीज़ के लिए स्वतंत्र पूजा पाठ करने के लिए इसमें जो है आपको स्वतंत्रता दिया गया। और धार्मिक निर्देशों के संबंध में स्वतंत्रता है इसमें, लेकिन कोई गलत उलत नहीं हो। जिसमें कि हम लोग दोस्तों देख रहे हैं कि हमारे जो भीमराव अम्बेडकर सर थे वो भी आपका बात है इंडिया टूडेज आर द गवर्नमेंट बाय टू डिफरेंट आइडियोलॉजिस्ट, देयर पोलिटिकल आइडियल सेट द प्लेम्बर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अफेयर्स एट अ लाइफ डाइवर्टिज इक्वलिटीज एंड
fraternities. Their social ideas combines their the regional donist terms. और दोस्तों जैसे कि अभी प्रेजेंट में ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कल अभी प्रेजेंट में जैसे हम लोग देख रहे हैं जो अभी माहौल है हमारे यहाँ के राजनीतिक माहौल, कुछ हद तक देखा जाए तो दोस्तों रियल में तो आजकल मतलब इसके जो बहुत सारे क्या धर्म के खिलाफ वोटिंग किया जाता है, जाति हम लोग ऐसा करते हैं कि जातिवाद पे भी हम लोग ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं कि नहीं ये है, लेकिन हम लोग ये नहीं देख पाते हैं कि कौन बेस्ट कैंडिडेट है नहीं है, वो हम लोग नहीं देखते। इसलिए अभी का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो थोड़ा सा आपका हम लोग देख रहे हैं कि वो धर्म पे चला गया है, जातिवाद ये सब पे देखा जाता है। तो दोस्तों ख्याल छोड़िए, हम लोग पढ़े लिखे हैं और जो भी हमारे स्टूडेंट हो मैं आशा करता हूँ कि कभी भी ये नहीं कि हम लोग धर्म के लिए लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम या जातिवाद छोटा कास्ट है वो नहीं, हम लोग सब दोस्तों एक ही भाई हैं, सबका शरीर में खून एक ही है। ऐसा नहीं दोस्तों कि किसी का खून अलग है, वो मुस्लिम है तो उसका ब्लैक खून है, मेरा रेड खून है, किसी का ग्रीन खून है, ऐसा कुछ नहीं। हर किसी का ब्लड और हर किसी का एक एक टाइम में हर किसी की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर आप मेडिकल में रहोगे या हॉस्पिटल में हो दोस्तों, अगर आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ गई तो अब ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो मुझे हिंदू का ही ब्लड चाहिए, वहाँ पे किसी का भी सिर्फ ग्रुप मिलना चाहिए, A+ है तो A+, A- है तो A-, O+, ये मतलब ग्रुप मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब हिंदू का धर्म का ही ब्लड चाहिए, वैसा नहीं होता। इसलिए दोस्तों हमारे रगों में खून एक है दोस्तों, इसलिए हम लोग आपस में ना लड़ाई करें, ना ये मतलब वो क्या कहते हैं देहाती भाषा में घिनना ना करें, घिन के अरे यार वो छोटा कास्ट है उनसे बात नहीं करना, उसे बैठने मत दो, वो पानी पी लिया है, तो ये सब गलत बात है दोस्तों। इसलिए मैं आशा करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट टाइम से आप लोग इस तरह से नहीं करोगे। तो और दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट तरफ चलते हैं, नेचर ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, जिसमें कि हम लोग भारतीय गणराज्य की प्रकृति, डेमोक्रेसी, लोकतंत्रात्मक के बारे में अगर हम लोग चलते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, तो इसमें दोस्तों मैं आपको इसमें 3 आपका जो कि मैं इसमें निकाला। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, ना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नॉट अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सबसे पहला यह है कि डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्ट लोकतांत्रिक बोले यार मेरा राज चलेगा ये वो सुनिए। द डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों उसमें आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव, इंटीग्रिटी, रिकॉल और ये आ जाता है। और सेकेंड हम लोग देखते हैं दोस्तों जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, जो कि हम लोग ब्राह्मण लिंकन जी थे ये भी आपका कहे थे कि जो कि लोकतांत्रिक इसमें ये होगा जनता के द्वारा, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, जो कि इब्राहिम लिंकन जी भी इसके बारे में कहते हैं। मतलब इसमें ये सही तरीका आपसे जनता द्वारा मतलब किसी भी प्रतिनिधि को, सपोज अगर मानिए गांव घर का इलेक्शन का दोस्तों हम लोग बात करते हैं मुखिया को ही, तो जनता के द्वारा उसे चुना जाए और वो जो मुखिया जो बनेगा वो जनता के लिए बने, ऐसा नहीं कि वो जीत गया वो अपना पेट भात ये सब वो सब कुछ नहीं। तो ये हमारे इब्राहिम लिंकन जी ये कहे थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है अगर हम लोग देखते हैं तो वो है न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक भी न्याय, स्वतंत्रता व समानता का तो हो, जिसमें कि दोस्तों ये आपका न केवल राजनीतिक बल्कि केवल ये नहीं कि अब मैं जनता के लिए मैं बन गया तो सिर्फ ये नहीं, समाज को भी देखना पड़े। समाज में मेरा हम लोग का जो समाज है, सपोज मानिए दोस्तों कि आप MP बन गए या फिर मानिए प्रधानमंत्री आप बन गए, आप सिर्फ प्रधानमंत्री बन, ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ तो मैं सिर्फ हिंदू को देखूँगा, मुस्लिम के खिलाफ भड़काऊँगा अपने, तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं कर होता है इसमें दोस्तों। इसमें एक ही नियम है, अगर हम सीट पे बैठ गए हैं तो हम अपने समाज कल्याण के लिए हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ अपना कल्याण हो ये नहीं देखना है दोस्तों। तो नेक्स्ट दोस्तों हम लोग अगर चलते हैं, नेक्स्ट है आपका भारतीय गणराज्य प्रगति, जिसमें कि आपका है लोकतंत्र डेमोक्रेसी, इसमें भी आप दोस्तों जिसमें कि हम लोग देख संसदीय लोकतंत्र में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखते हैं, जिसमें कि दोस्तों आपका आता है जनप्रतिनिधि, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आता है, उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आता है, उत्तरदायित्व जो होता है, उसके बाद फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद के सदन की प्रतिनिधि ये होता है। उसके बाद मत से अगर हम वोट से देखते हैं तो समान अधिकार, अब वोट में कहते हैं समान अधिकार, सबका वोट का अधिकार समान है। ऐसा नहीं है कि अंबानी सर हैं तो वो आके वोट दे उसका वोट का गिनती 3 हो जाएगा और हम लोग या फिर मिडिल क्लास या फिर लो क्लास के कोई आदमी जो वो वोट दे दे उसका गिनती जो है कि 1 होगा, ऐसा नहीं है। सबका जो है कि वोट का जो है कि समान अधिकार है। अगर वो एक आदमी वोट दिया, चाहे वो कोई ऊंचा हो नीचा हो गरीब हो अमीर हो, उसका वोट का वैल्यू एक ही होगा। और हमारे अंबानी सर हैं वो भी अगर वोट देंगे तो उसका वोट का वैल्यू होगा। और उसके बाद फिर
सबका जो है कि अधिकार भी वोट देने का हो, कि हर कोई वोट दे सकता है। ये नहीं कि कोई छोटा आदमी है तो वोट नहीं देगा, बड़ा आदमी है तो वोट देगा, वैसा कुछ नहीं। इसलिए अगर हम लोग डेमोक्रेटिक के बारे में अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो अगर वोट की तरफ से अगर हम लोग चलते हैं तो समान अधिकार हो सबको वोट देने का, उसके बाद फिर और सबका वोट जो है आपका इक्वल हो, तो ये आपको यहाँ पे दर्शाता है। और दोस्तों नेक्स्ट अगर दोस्तों हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका गणराज्य, रिपब्लिक। और गणराज्य में दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि राज्य के कार्यकारी प्रमुख चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए। राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए, वो भी एक जो है कि एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना, वो भी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना हुआ होना चाहिए, जिसमें कि दोस्तों हम लोग संसद के निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होता है, और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ के छात्रों के विधायकों का निर्वाचित सदस्य ये होता है। और यहाँ पे दोस्तों जो कि मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन में लाइन भी दे दिया हूँ, एक गणराज्य में राज संप्रभुता लोगों में निहित होती है और राजनीतिक शक्ति का लोगों के पर संप्रभुत्व कमान के रूप में लोकप्रिय रूप में प्रयोग किया जाता है। अब ये नहीं दोस्तों कि मुझे मतलब कि सपोज मुझे नहीं, किसी भी माने श्याम जी को मैं समझाने के लिए बता देता हूँ दोस्तों। मान लो जो कोई श्याम जी हैं, श्याम जी है, उसे हम लोग एमपी बना दिए, एमपी बना दिए। अब ये नहीं है कि ये एमपी बन गए ये खुद अपने लिए ही देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये लोग के हित में कार्य करेंगे कि किस लोग को क्या चाहिए नहीं चाहिए, नहीं कि सिर्फ अपना घर देखे, अपना फैमिली, अपना भाई को ही देखे, ऐसा नहीं, पूरे मतलब पब्लिक को वो देखेंगे। तो ये ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बन गया तो वो मतलब कि अपना खुद का घर देख रहा है, अपना देख रहा है और दूसरे का नहीं सुन रहा, वैसा नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले जस्टिस की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है वो है आपका जस्टिस। और जस्टिस में न्याय के बारे में दोस्तों सोचते सबसे पहला इसका बारे में अगर हम जाने, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय है दोस्तों, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं समाज के वंचित वर्गों की पीड़ा को कम करने के लिए एक गतिशील उपकरण। सबसे सामाजिक न्याय वहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि हम लोग अभी गांव घर में जैसे कि देखते भी हैं तो वहाँ पे कि कोई झगड़ा वगड़ा होता है तो उसको वहाँ के जो है कि जो प्रतिष्ठित लोग सब है उसको वहाँ पे समझा बुझा के निपटा देते हैं। उसके बाद उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस आता है, आर्थिक न्याय, जिसमें कि आर्थिक वर्ग के दृष्टिकोण से न्याय होता है। और उसके बाद फिर दूसरा है राजनीतिक न्याय, जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भेदभाव भी नहीं होना चाहिए, कि ये मतलब कि कोई है राजनीतिक है एमपी है तो इसके लिए कुछ अलग हो, उसके लिए कुछ अलग, सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होता है। उसके बाद सबसे पहले लिबर्टी स्वतंत्रता के बारे में अगर दोस्तों हम लोग चलते हैं, तो लिबर्टी में सबसे पहले हम लोग तो विचार की स्वतंत्रता है, मतलब कोई भी कुछ विचार अपना प्रकट कर सकता है, कि ये इसका विश्वास भी किसी पे करने के लिए स्वतंत्रता है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता है। उसके बाद फिर उपासना व पूजा भी करने के, ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई सिर्फ मस्जिद में ही जाके पूजा पाठ करेंगे, मंदिर में नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं। जिसको जो धर्म जैसे पूजा करना है वो पूजा करने से आस्था होनी चाहिए। उसके बाद फिर अभिव्यक्ति, इसका भी आपको स्वतंत्रता है। तो उसके बाद दोस्तों फिर अगर हम लोग चलते हैं, उसके बाद आता है दोस्तों, आता है आपका समानता, इक्वलिटी और बंधुत्व, फ्रेंडलिटी। तो आप सबसे पहले हम लोग समानता के बारे में, इक्वलिटी में देखते हैं, सबसे पहले आता है स्टेटस, प्रतिष्ठा आता है। उसके बाद फिर अवसर आता है। तो ये दोनों अगर देखते हैं तो राज्य द्वारा सभी प्रकार के भेदों व भेदभावों की यार वो पानी पिया, वो सामान को फेंक दे, ये वैसा कुछ ऊँच नीच नहीं। हर किसी में हम लोग को मतलब हर किसी को प्रतिष्ठा देनी है, कि हाँ कोई वो भी यार इंसान है, ऐसा नहीं कि हम लोग की मतलब अरे यार वो ये वो नहीं। और उसके बाद है हर किसी को अवसर भी देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि मुखिया है तो मुखिया का बेटा ही मुखिया बनेगा, ये गलत बात है। मतलब जिसमें वो है और हर क्या बोलते हैं तो बंधुत्व में हम लोग देखते हैं दोस्तों विभिन्न विविधताओं के एकीकृत कारण है, ये होगा। उसके बाद फिर गरिमा में अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं,
कि उसमें आपको देखते गरिमा की, तो उसमें आपको हम लोग देखते हैं कि दोस्तों प्रचार के लिए व्यक्ति की गरिमा, भातृत्व के प्रचार के लिए व्यक्ति की गरिमा एक अंतर्निहित अवधारणा है। मतलब कोई भी चीज़ का अगर किसी की गरिमा मतलब कोई भी चीज़ उससे पार नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ है सही तरीका किसी से, जैसे हम लोग नॉर्मली अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं बात उत करने का भी कभी होता है कि अरे यार ये तो अपना हद से बाहर हो गया, तो उस तरह से काम नहीं करना चाहिए। जो भी है प्रचार प्रसार ही करना है तो वो सही तरीका से मतलब नियम के मुताबिक हद में रह के किया जाए। ये नहीं कि है कि मतलब कि एक कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए कोई धर्म प्रचार कर रहे हैं तो एक साउंड लगा लाउड स्पीकर लगाने का, कोई 2 लाउड स्पीकर लगा दिया फुल वॉल्यूम में बजा रहा है, पूरे लाउड स्पीकर लगा के फुल वॉल्यूम में बजा रहा है, दिस इज़ रॉन्ग। वो अपनी गरिमा में रह के काम करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले उदार की वस्तु, जिसमें कि हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत एक संवैधानिक इतिहास का सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919 में, जिसे मेडेंटू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम कहा जाता है, अलग अलग प्रस्तावना विद्यमान थी। हालांकि 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना अनुपस्थित थी। इस प्रकार प्रस्तावना पूर्णतः उदार की वस्तु की गई है। और दोस्तों सबसे पहले और उसके बाद दोस्तों हम चूँकि हमने वी द पीपल वाक्य को अमेरिका संविधान से बहुविध लिया है, जिसमें जैसे कि हम लोग जानते हैं, तो हम जैसे हम लोग जैसे कि दोस्तों हम लोग संविधान बोलते हैं, हिंदी में अगर बोलते हैं हम भारत के लोग, तो ये जो हम भारत के लोग जो है उसे जो है कि अमेरिका संविधान से लिया गया है, इसलिए इसे अमेरिकी से लिया गया बताया जाता है। और इसके विश्व के प्रतिनिधि लिखित संविधान है। दोनों ही देशों संविधानों को नागरिकों का न्याय और स्वतंत्रता के करने की बात कही गई है। जिसमें कि दोनों देशों की, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे कि हम लोग कहते हैं हम भारत के लोग, तो भारत का ये बात है हर किसी को है कि स्वतंत्रता है अपने लिए, न्याय का स्वतंत्रता है, ये दोनों देशों के लिए इक्वल है। इसलिए दोस्तों वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ, ये जो है आपका अमेरिका का संविधान से लिया गया है, इसे दोस्तों आप लोग याद कर लेना। और सबसे पहले प्रस्तावना, क्या यह संविधान का हिस्सा है, जिसमें कि हम लोग दोस्तों आ जाएंगे, जिसमें बेरूबासीवाद 1960 में जो हुआ था उसके मुताबिक अगर दोस्तों हम लोग चलते हैं देखते हैं, 8 जजों के बेंच ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माता के मानस को खोलने की कुंजी है, किंतु यह संविधान का भाग नहीं है। ये जो प्रस्तावना जो है फ्रेमवर्क जो है, ये जब 8 जज को बेंच को बैठाया गया था तो उसमें वहाँ पे जो कि खोलने के पता चला, ये जो है एक कुंजी मतलब किसी के भी उसका मानस कुंजी मतलब संविधान का जो एक कुंजी है खोलने का, लेकिन ये उसका जो है भाग्य नहीं है। और उसके बाद फिर दोस्तों इसके बारे में केशवावाद भारतीयवाद में देखते हैं, जिसमें कि ये कहा गया है दोस्तों कि यह कि भारत के संविधान प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। प्रस्तावना शक्ति स्रोतों या सीमाओं को निषेध का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना की विधेय के विचारों का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये आपका जो है ये आपका वो, उसके बाद केशवानंद भारतीयवाद के द्वारा कहा गया। उसके बाद जो उसके कहते हैं कि जजों के द्वारा जो 8 बैठक जज के द्वारा जो बैठाया गया था, तो उसका कहना था कि संविधान जो है कि एक कुंजी है खोलने का, किंतु ये भाग्य नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर आपका जो केशवानंद जी के जो द्वारा जो कहा गया, तो उसमें कहा गया कि संविधान जो है कि एक हिस्सा भी है उसका, और ये निश्चित स्रोत नहीं है, और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये आपका यहाँ पे आता है दोस्तों, इसे भी आप लोग नोट्स कर लेना। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। और साथिया एकेडमी दोस्तों यूट्यूब चैनल है, इसे आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और मैं दोस्तों आप लोग को ये बता देना चाहूँगा दोस्तों कि दोस्तों नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे की जो क्लास होगा वो मैं आपको लेके आऊँगा दोस्तों। कल ही फिर इसका मैं वीडियो डालने वाला हूँ दोस्तों। और मैं आपको ये बता देना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग टीचमिट ऐप अपने मोबाइल में जाके प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें, और साथिया academy.teachme.in आप सर्च करें और वहाँ पे सब्सक्राइब करें, जिसमें कि दोस्तों मैं वहाँ पे भी बहुत जल्द लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ दोस्तों, जिससे कि आप लोग को वहाँ पे भरी भांति बहुत अच्छा होगा। क्लास वहाँ पे भी आप लोग को दिया जाए, वहाँ पे बेसिक क्लास लेवल से 6 to 12 लेवल तक का क्लास वहाँ पे मैं ले रहा हूँ। आर्ट्स पेपर और साइंस पेपर दोनों का क्लास में ले रहा हूँ। और वहाँ पे दोस्तों क्विज का भी व्यवस्था है, और वहाँ पे PPT भी सही तरीक़ा से आपको मिलेगा। और दोस्तों साथिया एकेडमी यूट्यूब चैनल है, जिससे अभी आप सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद फिर आपको दोस्तों साथिया एकेडमी जो कि आपका ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पे, आप अभी जाके उस पर आप वहाँ पे ज्वाइन भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पे क्लास थ्योरी होता है वहाँ पे उसका क्विज होता है। इसलिए दोस्तों जो आज दिन में पढ़ोगे आप वो आप रात में वहाँ पे जाके क्विज टेस्ट दे दोगे, जिससे कि दोस्तों आप लोग आपके लिए भी बहुत
अच्छा फ़ायदेमंद होगा। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि बहुत जल्द द हिंदू न्यूज़पेपर का दोस्तों मैं आप लोग के साथ पेज भी शेयर करने वाला हूं, जिसमें कि दोस्तों आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके बाद इसमें दोस्तों आंसर राइटिंग का भी सारी व्यवस्था किया जाएगा। और प्रीवियस ईयर का जो दोस्तों क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो भी इसमें एनालिसिस किया जाएंगे और आप लोग को नोट्स भी घर से क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आप लोग घर से बना के आइएगा। और वो क्वेश्चन जो है कि आप हमारे या तो ग्रुप में आप वहाँ पे जाके पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे जो है ये वीडियो का कमेंट में भी आप वो अपना आंसर को आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि साथिया एकेडमी लेट्स ब्रेक द ड्रीम इंडियन पॉलिटी थ्योरी जो कि मैं आज आप लोग को पढ़ाया हूँ दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, क्लास भी अच्छी लगी होगी दोस्तों। और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों इससे भी बेस्ट कंटेंट के साथ कल के क्लास में मैं फिर आऊँगा इंडियन पॉलिटी का ही थ्योरी क्लास लेके, जिसमें कि नेक्स्ट टॉपिक जो कि इससे आगे जो प्रस्तावना से जो आगे की जो टॉपिक होगा दोस्तों उस पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आप अपना होस्ट एंड गोस्ट बम बम सिंह को दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।